कंजूसी ना करो। तालियां 3 प्रकार की होती हैं। शोर ना करना, 1 घंटे का टाइम लूंगा। तीन प्रकार की तालियां होती हैं। नंबर 1 उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने आपको चलना बैठना और सम्मान के साथ जीना सिखाया। महापुरुषों के नाम पे तो जोर की ताली होनी चाहिए। दूसरी ताली उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपने घर और पूरा परिवार संभाल करके आपको यहाँ आने की इजाजत दी। उन महिलाओं के नाम पे तालियां। और तीसरी ताली उस मिशन के नाम पे जिस मिशन पर अपना आप समय और अपना पूरा शरीर न्यौछावर कर रहे हैं सम्मानित साथियों, उस मिशन के नाम पे तालियां। आज उस मसीहा का जन्मदिन आपके बीच में मनाने का मौका मिल रहा है सम्मानित साथियों, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गंवा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस बलिदान और तपस्या को आपके बीच में सजा कर रखा। ऐसे साहब कांसीराम हमारे मसीहा, उनका जन्मदिन आपको डबल डबल बधाई। डबल डबल इसलिए बधाई दे रहा हूं सम्मानित साथियों कि जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तब मुझे कुछ लोग ये कह रहे थे कि साहब कुर्सी कम कर लो। मैं कह रहा था भाई 3000 कुर्सी लगाओ। कुछ लोगों ने कहा साहब कुर्सी 1500 कर लो, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। हमने कहा ये साहब कांसीराम जी का जन्मदिन है, ये बेनीवाल का जन्मदिन नहीं है। वहाँ पे 3000 कुर्सी भी कम पड़ जाएंगी। और इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को, खास करके जिंद वालों को और जिंद के आसपास वालों को डबल डबल बधाई देना चाहता हूँ। और सम्मानित साथियों, इस मौके पर इस भीड़ को मेरा पहला जय भीम और जय भारत। सम्मानित साथियों, यहाँ से हमारा कारवां जो आदरणीय बहन जी के आदेशों के अनुसार मुझे आपके बीच में काम करने का मौका मिलेगा, और निश्चित तौर पर भाई एक दूसरे का दिल तो कोई फाड़ के नहीं दिखा सकता, लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा। कहीं मुझे आपका विश्वास करना पड़ेगा, आपको मेरा विश्वास करना पड़ेगा। और सम्मानित साथियों, आशावादी व्यक्ति होना और आशाओं के अनुरूप चलना, यही जीवन में मनोबल बढ़ाता है। सम्मानित साथियों, आशा जिसकी टूट जाती है उसका मनोबल टूट जाता है। सभी गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम जी को शीश झुकाते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श एवं नेता मानते हुए, सम्मानित हमारे बीच में जो आज उपस्थित नहीं हुए सांसद अशोक सिद्धार्थ जी, कम आवाज आ रही। मैं ज़्यादा नज़दीक इसलिए नहीं कर रहा कि आवाज़ गूंजती है इसकी कभी कभी। अशोक सिद्धार्थ जी हमारे बीच में नहीं आए। हरियाणा में जिम्मेदारी उनकी भी बहन जी ने लगाने का काम किया। मंच पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष श्री गुरमुख सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी श्री सहीराम जी, डॉक्टर अजीत चहल जी, सुमेर जांगड़ा जी,
हरप्रीत बत्रा जी, राम कुमार वाल्मीकि जी, डॉक्टर श्यामलाल जी, श्री धन प्रकाश जी, उपस्थित मंच पर जगबीर सिंह कटारिया जी, आशा पठानिया जी, कश्मीरी बोध जी, महेंद्र कुरार जी, आशीष खड़ंगवाल जी, संजय बोध जी, जगबीर फुलिया जी और सम्मानित आज़ाद सारावत जी, डॉक्टर बलदेव जी, डॉक्टर जगराम जी, अनिल रंगा जी, आज़ाद चोपड़ा जी, उपस्थित मेरे सभी सम्मानित अशोक मित्तल जी, ये हमारे अशोक मित्तल जी पानीपत से, इन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया था जब मैं यहाँ पे बना, और सबसे पहला इनका फ़ोन गया। हमने कहा भाई, इन्होंने कहा बधाई हो साहब। हमने कहा भाई बधाई तो तब होगी जब हम सरकार बना लेंगे, और बधाई तो तब होगी जब हरियाणा के साथ हमारा साथ निभाते हुए और हम उनका साथ निभाते हुए आगे चलने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, सरदार उपकार सिंह जी, देशराज सुरा जी, बनारसी जी, धर्मवीर बुक्कल जी, जिला अध्यक्ष, लोकसभा की कमेटी, जिले की कमेटी, जोन की कमेटी, विधानसभा कमेटी, बामसेप के मेरे साथी, बीबीएफ के मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, गायक मंडली, महिला, मातृशक्ति, प्यारे बच्चे, सम्मानित साथियों, और जिन्होंने अभी अभी जी बताया कि गीत लिखा है मैडम मीना जी, सभी उपस्थित मेरे सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के और मिशन में योगदान करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता, सम्मानित साथियों, साहब काशीराम जी का जन्मदिन आज आप बड़े उत्साह के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। जो अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने आपके बीच में बड़े अच्छे ढंग से उनके जीवन पर प्रकाश डालने का काम किया, और आपके बीच में सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ बताने का काम किया। सम्मानित साथियों, बहुत सारे समय आपने देखे, बहुत समय सारे ऐसे साहब काशीराम जी ने देखे, बहुत सारे समय साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके बीच में सम्मानित साथियों लिख करके गए, लिटरेचर दे करके गए आपको। भाई थोड़ी देर चुप रहो, इधर मंच की तरफ थोड़ी देर चुप रहो भाई। 1 घंटे में से 10 मिनट कम हो गई, 50 मिनट लूँगा और मेरा चैप्टर इतना ही है। सम्मानित साथियों, चुप होकर सुन लो। हवा भी चल गई और बादल भी हो गया, आपकी गर्मी भी ख़त्म हो गई, अभी ठंड का टाइम हो गया, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग, हो सकता है हमारे भाषण नमक मिर्च मसाले वाले ना हो, टेढ़े मेढ़े उपकरण की तरह ना हो, लेकिन हम जो भी कहेंगे सम्मानित साथियों वो बिल्कुल सीधा सीधा होगा, सीधा सीधा दिल का जुड़ाव दिल से होगा और आत्मा का जुड़ाव आत्मा से होगा सम्मानित साथियों। और मिशन के ऊपर ही बोलेंगे, इधर उधर की हमारी कोई बात नहीं होगी, केवल मिशन की बात होगी। हम लोग इधर उधर की बातों में अपना समय बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है और बहुत सारे साथी हमारे बहुत मेहनत करके कई दिन से यहाँ लग रहे हैं, उन सबको भी बधाई देते हुए सम्मानित साथियों, बहुत सारी सरकारें देखी आप लोगों ने, 1947 से लेकर के आज तक की सरकारें। 47 में जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद 64 में गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, 66 में इंदिरा गांधी आपने देखी सम्मानित साथियों, सरकारें बहुत रही हैं। 77 में फिर आपने मोरारजी देसाई की सरकार देखी, 79 में चौधरी चरण सिंह की सरकार देखी, 1980 में आपने रिपीट इंदिरा गांधी की सरकार देखी, 1984 में फिर राजीव गांधी आए, उसके बाद 89 में वीपी सिंह की सरकार आपने देखी सम्मानित साथियों, और वीपी सिंह की सरकार में हमारे भी 3 एमपी जीत करके आए थे। भाई सभी सम्मानित साथी आ करके बैठ जाएं। वैसे तो राम कुमार वाल्मीकि जी बड़ी लेट आए हैं, मेरे ख्याल से इनको करने लगला वहाँ से हैं, ये अम्बाला से। भाई जिला अध्यक्ष जी बहुत लेट आए हो, इनको बिठाने का काम करो, अपने आप बाद में बैठना।
जिला अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी होती है उसके साथ जितने लोग आते हैं उनको पहले बिठाए, उनको सम्मान दे। अगर हम अपने छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करेंगे, हमें अपने आप सम्मान मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप लाइन में सबसे पीछे भी खड़े होंगे तब भी आप जिला अध्यक्ष ही रहेंगे, कोई नहीं कहेगा आप जिला अध्यक्ष नहीं हो। सभी सम्मानित साथी बैठ जाएं। 89 में वीपी सिंह की सरकार बनी और वीपी सिंह की सरकार में आप सब काफ़ी लोगों को पता है, बहुत सारे साथी मिशनरी हैं, बहुत सारे साथी हमारे जो जवानी में लगे थे मिशन में वो बूढ़े हो गए, और जो बुढ़ापे की तरफ लगे थे सम्मानित साथियों वो चले गए, और जो बच्चे हमारे मिशन में लगे हैं वो जवान हो चुके। केवल इस आस में, इस प्रतीक्षा में सभी लोगों की आंखें फटी हुई देख रही हैं कि किस तरह मैं एक बार अपने प्रदेश में सत्ता का मुंह देख लूं। ये आस है और ये विश्वास जगाना एक दूसरे का काम है सम्मानित साथियों। स्टेट की टीम, क्योंकि हम लीडर बनने नहीं आए यहाँ पे, हमें मंत्री एमएलए नहीं बनना यहाँ पे, हमें विधायक एमपी नहीं बनना सम्मानित साथियों, हमें स्टेट में लीडरशिप तैयार करनी है और वो लीडरशिप आपके बीच से तैयार करनी है। आप यहाँ के लीडर हो, आपने इस लीडरशिप में, अपनी लीडरशिप में आप लोगों को ग्रोथ करके इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम करना है सम्मानित साथियों। और वो लीडरशिप, हमारी जो स्टेट की लीडरशिप है वो हमारे मंच पर उपस्थित है। मैं सभी से कहूँगा कि एक बार खड़े हो जाएं और सभी से वादा करें कि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आपके बीच में काम करेंगे। पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से काम करके, न कोई छल होगा ना कोई कपट होगा, हम पूरी निष्ठा से आपके बीच में काम करते हुए आपके बीच में सरकार ला करके दिखाएंगे। ये कसम खानी होगी आप लोगों को सम्मानित साथियों। बहुत सारे लोगों को आप पे विश्वास हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आपके ऊपर विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन सम्मानित साथियों विश्वास तो कहीं करना ही पड़ेगा। हो सकता है एक आध पुर्जा इस मशीनरी में खराब हो सकता है एक आध पुर्जा इस मशीनरी में तेल देकर चल जाए, जिसमें जंग लग चुका हो, उसमें तेल डालने की ज़रूरत होती है, ग्रीस डालने की ज़रूरत होती है। तो सम्मानित साथियों, अगर किसी पुर्जे में जंग लग गया उसमें ग्रीस डालकर चलाओ। अगर कोई पुर्जा खराब हो गया तो उस पुर्जे को बदल कर चलाओ। उस पुर्जे को मशीन से अलग करके तोड़ने की जरूरत नहीं है, उस पुर्जे को पार्टी से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पुर्जा खराब हो गया उसकी जगह दूसरा पुर्जा फिट करो और अपना काम आगे चलाना शुरू कर दो। सम्मानित साथियों, ऐसी स्टेट की टीम बैठो। आप लोगों में से बहुत सारे हमारे छोटे मंच पर उपस्थित हमारे साथी, बहुत सारे बड़े लीडर, बहुत सारे हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं, विधानसभा के लोग हैं, जिला इंचार्ज हैं, जिला जोन इंचार्ज की जो टीम बनी है वो लोग उपस्थित हैं। सम्मानित साथियों, ऐसे समय पे आज इस पवित्र स्थान पर बैठे हैं आप लोग, ये आपको संकल्प लेना होगा एक दूसरे के साथ मिलकर के, साहब काशीराम जी की तस्वीर की तरफ हाथ करके आपको भी संकल्प लेना होगा कि ये साहब, हम आपकी इस बलिदान को, इस तपस्या को खराब नहीं जाने देंगे और हम अंतिम समय तक बहुजन समाज पार्टी का साथ देकर हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। ऐसी आपको कसम लेनी पड़ेगी। तो सम्मानित साथियों, 89 में हमारे 3 एमपी बने और 3 एमपी के सहारे हम लोग शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए। वीपी सिंह की सरकार नहीं बननी थी, आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को, मिशनरी लोग हैं। मैं इतिहास को ज़्यादा नहीं दोहराऊंगा, कुछ बातों पे प्रकाश डालूंगा। सम्मानित साथियों, वीपी सिंह की सरकार नहीं बननी थी और वीपी सिंह जी साहब काशीराम जी के पास गए, साहब हमारी सरकार बना दो, 2 एमपी की कमी है हमारे पास। साहब के पास 3 एमपी थे और सम्मानित साथियों, बहन जी भी उस टाइम पे पहली बार बिजनौर से जीत करके गई थी। 2 एमपी की कमी थी और 2 एमपी मांगने के लिए वीपी सिंह जी साहब के पास गए। साहब ने कहा हम आपकी सरकार तो बनवा देंगे कि हमारी शर्तें हैं कुछ। वीपी सिंह जी ने कहा साहब आपकी क्या शर्तें हैं, आपको राष्ट्रपति पद दे देंगे, आप लोगों को जो भी मंत्रालय कहो वो मंत्रालय दे देंगे, लेकिन हमारी सरकार बनवा दो, हमें समर्थन दे दो।
साहब दो टूक बात करते थे, उनके सामने कोई जज हो या प्रधानमंत्री हो या मीडिया हो, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति और कोई भी धनाढ़ उद्योगपति उनके सामने हो, वो दो टूक बात करते थे। उन्होंने कहा हम सरकार बनवा देंगे, समर्थन दे देंगे, हमारी सरकार, हमारी कुछ शर्तें मान लो। साहब ने कहा हमारी शर्तें मान लो। वीपी जी ने कहा कि हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, अपनी शर्तें बताओ। साहब ने कहा पहली शर्त होगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न का दर्जा, सम्मानित साथियों, उस टाइम मिला था। उस मसीहा को, उस भगवान को उस टाइम पे एक भारत रत्न का दर्जा दिया गया था, जिस टाइम पे सम्मानित साथियों हमारी सरकार का एक टेलर दिखाई दिया। सम्मानित साथियों, एक टेलर, एक झलक दिखाई दी थी, और उस झलक में हमने क्या काम किया, साहब ने क्या काम किया और बहन जी ने क्या काम किया। सम्मानित साथियों, ऐसा नहीं कि बहन जी ने मुसीबत नहीं झेली, बहन जी भी 1977 से साहब कांसीराम जी के साथ रही। 1977 से साहब कांसीराम जी के साथ रही। जब बहन जी इस सफ़र में स्टार्ट हुई, जब बहन जी राजनीतिक सफ़र में अपने घर से सूटकेस उठाकर चलने लगी, जब बहन जी कपड़े पैक करने लगी राजनीतिक सफ़र में जाने के लिए, तो उस टाइम जब कपड़े पैक कर रही थी, उनके पिताजी श्री प्रभुदयाल जी ने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? बहन जी ने कहा, पिताजी आज मैं बहुजनों के उस सत्ता के ताले की चाबी बनाने जा रही हूँ जो बहुजनों को अधिकार दिलाने का काम करेगा। बहन जी के वर्ड थे। श्री प्रभुदयाल जी ने कहा, बेटी आप राजनीति में ना जाओ, मैं तुम्हें आईएएस बनाना चाहता हूँ, मैं आपको आईएएस देखना चाहता हूँ, आप राजनीति में ना जाओ। बहन जी ने कहा, पिताजी मैं राजनीति में जाना ही चाहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जिनकी मैं शिष्य हूँ वो कांसीराम जी, उनसे मैं प्रभावित हो चुकी हूँ, उनके विचारों से, और मुझे बहुजन समाज का सिर ऊंचा करना है। सम्मानित साथियों, बहन जी ने कपड़े पैक किए और श्री प्रभुदयाल जी ने कहा, बेटी अगर आज इस चौखट से बाहर निकल गई, अगर आप इस चौखट से बाहर निकले, दोबारा इस दरवाजे पे मत आना, दोबारा इस दरवाजे पे मत आना। एक पिताजी अपनी जवान बेटी को 21 साल की उम्र, बहन कुमारी मायावती जी की 21 साल की उम्र, और 21 साल की उम्र में एक पिता अपनी बेटी को कह रहा है। एक पिता का मुंह तो कह रहा था, लेकिन पिता का दिल रो रहा था, क्योंकि एक पिता 21 साल की अपनी जवान बेटी को कभी ऐसा नहीं कहता कि अगर चौखट से बाहर निकली दोबारा इस चौखट पर मत आना। घर में सन्नाटा, 8 भाई बहन, पूरे घर में सन्नाटा, और सन्नाटे के बीच में बहन कुमारी मायावती जी 10 मिनट तक सन्नाटा रहा, और बहन जी के सामने भी संकट की घड़ी, पूरे सब परिवार के सामने संकट की घड़ी, पूरा परिवार सुनसान स्थिति में, और 10 मिनट तक चुपचाप रहे। 10 मिनट के बाद बहन जी खड़ी हुई और बहन जी ने कहा, पिताजी मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं फैसला अपना सुना रही हूँ, मैं इस चौखट से बाहर जा रही हूँ, दोबारा इस चौखट में कभी नहीं आऊँगी। मुझे बहुजनों को, समाज को, बहुजन के ताले की सत्ता की चाबी बनानी है, बहुजनों को अधिकार दिलाना है, और मैं जा रही हूँ, मैं कभी नहीं आऊँगी। और बहन जी उठी और चौखट से बाहर निकल करके दिल्ली के करोल बाग मरे, जो बामसेब का उस टाइम दफ्तर था। सम्मानित साथियों, बामसेब रजिस्टर्ड नहीं हुई थी 1977 में, लेकिन बहन जी वहाँ से उठी और करोल बाग में जा करके बैठ गई। और सम्मानित साथियों, वो बहन जी आपकी गलियों में घूम करके, आपके चूल्हों पे रोटी खा करके, आपके गरीबों के घरों में बैठ करके, छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करके, 10-10 लोगों की सभाओं को बूगी झोटे पे और मेज के कुर्सी पर ऊपर चढ़ करके, खड़ी होकर के उन्होंने भाषण दिया आपकी गलियों में। सम्मानित साथियों, एक एक व्यक्ति से बात की, महिलाओं से बात की, नौजवान साथियों से बात की, गरीबों से बात की, किसानों से बात की, और मजलूमों से, मजबूरों से बात करके, सम्मानित साथियों, वो महिला एक दिन दलित समाज की महिला उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही। सम्मानित साथियों, बहुत बड़ा बलिदान है इस नीले झंडे के पीछे, बहुत बड़ा बलिदान है। सम्मानित साथियों, ये नीला झंडा वैसे नहीं आया, इस नीले झंडे में बहुत कुछ छिपा है, इसका कुछ मकसद है, इस नीले झंडे का कुछ मकसद है। सम्मानित साथियों, इसका कुछ तात्पर्य है। ये नीला झंडा बाबा साहब की एक पार्टी थी आरपीआई, जो मनुवादियों ने इसलिए तोड़ दी कि ये एक दिन सत्ता में न आ जाए। जब मनुवादियों को और जब आरएसएस के लोगों को ये लगने लगा कि ये नीले झंडे वाली पार्टी आरपीआई एक दिन सत्ता में आएगी, देश पर शासन करेगी,
उन्होंने इस पार्टी को तोड़ करके भिन्न भिन्न टुकड़े करवा दिए सम्मानित साथियों। और टूटी क्यों? केवल टूटी इसलिए कि हमारी पार्टी गरीब पार्टी थी, हमारी पार्टी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। और सम्मानित साथियों, उस पार्टी को जब टूट गई, भिन्न भिन्न टुकड़े हो गए, वो पार्टी खत्म हो गई सम्मानित साथियों, तो साहब कांशीराम जी पंजाब से उठे 1964 में और उन्होंने इस्तीफा दे करके सम्मानित साथियों बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ करके, बाबा साहब के बलिदान को, उनकी तपस्या को पढ़ करके उन्होंने सम्मानित साथियों सोचा, समझा, गहन विचार किया और उसमें कूद पड़े सम्मानित साथियों। बहुजन समाज की सेवा करने के लिए इस मिशन में कूद पड़े सम्मानित साथियों। बाबा साहब का जिस समय बाबा साहब एक्सपायर हुए उस समय एक जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस समय बाबा साहब एक्सपायर हुए उस समय एक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे सम्मानित साथियों। और प्रधानमंत्री के क्या शब्द थे? उन्होंने कहा था कि क्रांति का दिया बुझ गया। उन्होंने बाबा साहब के जाने के बाद उन्होंने कहा क्रांति का दिया बुझ गया, अब कोई क्रांति लाने वाला नहीं दलित समाज के लिए। अब दलित समाज को जैसे हम चाहेंगे वैसे हैंडल करेंगे और दलित समाज को जैसे हम चाहेंगे वैसे प्रताड़ित करेंगे और दलित समाज के लिए जैसे हम चाहेंगे वैसे योजना बनाएंगे। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चले गए, अब क्रांति का दिया बुझ गया, कोई क्रांति का दिया जलाने वाला नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं पता था एक कांशीराम जी पैदा हो चुके हैं, उनके सपुत्र पैदा हो चुके हैं, उनके अनुयायी पैदा हो चुके हैं जो इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बाबा साहब के बीज को पूरे भारत में बोने का काम करेंगे और पूरे भारत में करोड़ों करोड़ों बाबा साहब पैदा करने का काम करेंगे, करोड़ों करोड़ों कांशीराम पैदा करने का काम करेंगे। उन्हें मालूम नहीं था। इसलिए सम्मानित साथियों धीरे धीरे एहसास होता गया। इंदिरा गांधी गई, उसके राजीव गांधी गया, वीपी सिंह जी आए और वीपी सिंह की सरकार में सम्मानित साथियों दूसरी शर्त साहब कांशीराम जी ने सुनाई कि मेरी दूसरी शर्त है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो। और सम्मानित साथियों उसमें किसका भला था, किसका फायदा था? बैकवर्ड समाज का। और सम्मानित साथियों लड़ाई किसने लड़ी है? दलित समाज ने। दलित समाज ने लड़ाई लड़ी है। किसके लिए लड़ी है? बैकवर्ड के। क्यों लड़ी है? क्यों लड़ाई लड़ रहे थे साहब कांशीराम जी बैकवर्ड के लिए? क्यों लड़ाई लड़ रहे थे साहब कांशीराम जी इनके लिए? और क्यों लड़वा रहे थे दलितों से लड़ाई को? ये समझना होगा सम्मानित साथियों हमारे बैकवर्ड को। ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही थी कि बैकवर्ड के साथी हमारे साथ मिल करके वो भी अपना हिस्सा बांटने का काम करें, उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी सम्मानित साथियों। और जब उन्होंने वीपी सिंह जी ने अपनी सरकार बनवा ली, वीपी सिंह जी ने अपनी सरकार बना करके 6-7 महीने तक टाल मटोल करते रहे, दोनों कानून उन्होंने लोकसभा में पेश नहीं किए बिल सम्मानित साथियों। तो तब साहब कांशीराम जी ने एक नारा दिया था सम्मानित साथियों। उन्होंने कहा था, दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन हुआ जिसमें पंजाब के पांच लोग शहीद भी हुए थे सम्मानित साथियों। उन्होंने फिर एक वार्निंग दी थी वीपी सिंह को कि वीपी सिंह जी आपने हमारी शर्तें नहीं मानी, आप लोग हमारी शर्तें नहीं मान सकते, आप लोग हमारी शर्तों को लोकसभा में पास नहीं करा सकते, तो अपनी कुर्सी का इंतजाम कर लो, इस कुर्सी को खाली कर दो। और सम्मानित साथियों साहब ने देवीलाल जी का, यहाँ हरियाणा से थे, क्या नाम था उनका? चौधरी देवीलाल जी का नाम प्रपोज कर दिया कि मैं इनको प्रधानमंत्री के लिए सपोर्ट करूंगा और वीपी सिंह जी आपसे समर्थन वापस ले रहा हूं। और उन्होंने ऐसा नहीं है, साहब कहते थे, साहब करते भी थे, अगर साहब ने कोई चीज़ की है, कहा है तो करने का काम करते थे सम्मानित साथियों। और उस धरने के बीच में एक नारा दिया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये नारा दिया था सम्मानित साथियों। और उस नारे के बीच में जब दहकने लगा सारा सिस्टम तो वीपी सिंह की सरकार की जो कुर्सी थी वो हिलने लगी, डगमगाने लगी, छटपटाने लगे वीपी सिंह जी। और आनंद फानन में अगले ही दिन लोकसभा में दोनों बिल पास करने का काम किया सम्मानित साथियों, दोनों बिल पास करने का काम किया। और जैसे ही आरएसएस को ये पता चला कि दोनों बिल पास हो गए, उस टाइम जनता पार्टी का समर्थन भी वीपी सिंह को था सम्मानित साथियों। और जब जैसे ही पता चला कि वीपी सिंह जी ने लोकसभा में ये बिल पास करवा दिए तो सम्मानित साथियों इनको बेचैनी हो गई, आरएसएस को मनवादी लोगों को बेचैनी हो गई, उनको ऐसी बेचैनी पीड़ा हो गई सम्मानित साथियों की अब ये ऐसा कार्य होगा कि
कांशीराम जी साहब, कांशीराम जी और दलितों के बीच में एक ऐसा बीज एक और उत्पन्न हो गया बैकवर्ड का। अगर ये बैकवर्ड दोनों मिल गए, दोनों मिल करके एक ताकत बन गए तो भारत पर शासन करने का यही काम करेंगे। हमारा नंबर अब कभी नहीं आएगा। और इस वजह से, इस बेचैनी की वजह से उन्होंने वीपी सिंह से समर्थन वापस लिया और एक एमपी चंद्रशेखर, एक एमपी था सम्मानित साथियों, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया रातों रात 1990 में। 1990 में चंद्रशेखर एक एमपी अपनी पार्टी का, उसको उन्होंने एमपी बनाया। सम्मानित साथियों, हमारे साथ इतने बड़े धोखे हुए। अगर हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाया और बाबा साहब को भारत रत्न का दर्जा दिलवाने का काम किया तो उसी दिन उसी मुद्दे पे सरकार घेरने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों सम्मानित साथियों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के। कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, कांग्रेस ने आरएसएस बनाई और आरएसएस ने बीजेपी बनाई। और सम्मानित साथियों, ये दोनों भाई, दोनों कोई भी पक्ष में और पक्ष में दोनों सगे भाई है। सम्मानित साथियों, एक पक्ष में रहता है तो दूसरा विपक्ष में रहता है। कभी उसकी बात वो करता है तो कभी उसकी करता है। सरकार एक दूसरे की डिमांड करते हैं। कभी बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस विपक्ष में बैठ गई और कांग्रेस की सरकार आई तो बीजेपी विपक्ष में बैठ गई। सम्मानित साथियों, दोनों सगे भाई। अब आप सोच लो सम्मानित साथियों, SC ST माइनॉरिटी और OBC भाई, आप लोग सोच लो। अब लोग अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे होती रहेगी पिटाई। स्किन की मक्कारी का एक ही इलाज है सम्मानित साथियों, सब मिलकर एक हो जाओ मेरे भाई, सब मिलकर एक हो जाओ मेरे भाई और अपनी सरकार बना लो मेरे भाई, सरकार बना लो। इसलिए सम्मानित साथियों, इन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। एक नागनाथ और दूसरा सांपनाथ है, एक नागनाथ और दूसरा सांपनाथ है। इन पर कभी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सम्मानित साथियों, ये जो नीला झंडा आपके बीच में है, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दतों के बाद ये यहाँ पे उस टाइम दिख रहा है। सम्मानित साथियों, ये लहराने का काम कर रहा है। सम्मानित साथियों, अगर आज़ादी से लहर रहा है नीला झंडा, इसके पीछे साहब कांशीराम जी का बलिदान है। सम्मानित साथियों, ये नीला झंडा ऐसा नहीं आया। ये नीले झंडे के पीछे जो राज था, साहब कांशीराम जी ने बड़ी गहराई में जाकर के इस नीले झंडे को समझा और बाबा साहब की पार्टी RPI जो टूटी थी वो उस वहाँ से हट करके सम्मानित साथियों, साहब कांशीराम जी ने एक चीज़ तय की कि उन्होंने गहराई में जाकर के ये देखा ये पार्टी क्यों टूटी है। जब गहराई में जाकर के देखा कि ये पार्टी बिना आर्थिक सहयोग की वजह से टूटी है, इसके पास पैसा नहीं था, ये गरीब पार्टी थी तो टूट गई। सम्मानित साथियों, तो ऐसी दशा में साहब कांशीराम जी ने बाम शेप का गठन किया। सम्मानित साथियों, और बाम शेप पे निगाह की। जितने हमारे सर्विस वाले भाई थे और जितने उस टाइम पे सरपंच हुआ करते थे, जितने हमारे प्रधान हुआ करते थे, उन सबको एक मंच पर इकट्ठा करके, उन सबसे वार्ता करके, उन सबको एक जगह जोड़ करके बाम शेप का गठन किया। सबसे पहले उस चीज़ की उत्पत्ति की, सबसे पहले उस चीज़ को उत्पन्न किया जिससे पार्टी को तोड़ा जाता था। सम्मानित साथियों, उसका इलाज किया और पैसे की व्यवस्था करके बाम शेप का गठन किया। और बाम शेप का गठन करके फिर 81 में DS4 का गठन किया। और DS4 का गठन के बाद सम्मानित साथियों, बहन जी उसमें साथ रही और बहन जी और साहब कांशीराम जी ने फिर 1984 को सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और बहुजन समाज पार्टी का गठन करने के लिए जब चुनाव कमीशन के पास साहब कांशीराम जी पहुंचे कि मुझे एक पार्टी का गठन करना है, कमीशन ने कहा, चुनाव कमीशन ने कहा आपकी पार्टी का नाम क्या होगा? मेरी पार्टी का नाम होगा बहुजन समाज पार्टी। चुनाव कमीशन ने कहा लिख लिया आपकी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी नाम लिख लिया। आपकी पार्टी का झंडा कैसा होगा? मेरी पार्टी का झंडा होगा नीला। चुनाव कमीशन ने कहा नीला झंडा तो बहुत सारी पार्टियों के पास है, आप नीला झंडा क्या किसी कोई और झंडा ले लो। साहब ने कहा मैं नीला झंडा ही लूँगा, मेरी पार्टी का झंडा नीला ही होगा। चुनाव कमीशन ने कहा आपकी पार्टी का झंडा नीला क्यों होगा? ऐसी क्या वजह है नीला झंडा मांग रहे हैं आप? साहब ने कहा मेरी पार्टी का झंडा नीला इसलिए होगा कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पार्टी का नीला झंडा था नीला, इसलिए मुझे नीला ही चाहिए, मुझे नीला ही चाहिए, नीला रंग मेरी पार्टी का नीला झंडा होगा। चलो लिख लिया हमने, चुनाव कमीशन ने लिख लिया कि नीला झंडा आपकी पार्टी का होगा। चुनाव कमीशन कहने लगे आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा हाथी। हाथी तो आपको नहीं मिल सकता,
चुनाव कमीशन ने कहा हाथी आपको नहीं मिल सकता। हाथी में आसाम गण परिषद में आसाम में एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी आसाम में। आसाम गण परिषद को हमने हाथी चुनाव चिन्ह पहले ही आवंटित कर रखा है। आज भी उस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। सम्मानित साथियों, हम आपको हाथी नहीं देंगे, हाथी आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता। आप घोड़ा ले लो, गधा ले लो, चिड़िया ले लो, बाज ले लो, कुछ भी ले लो, जो मर्जी ले लो, लेकिन आपको हाथी नहीं मिलेगा। साहब काशीराम जी ने कहा मुझे हाथी चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे हाथी चाहिए। आसाम में जब चुनाव होंगे हम हाथी का चुनाव चिन्ह वहाँ पे नहीं लेंगे। हमें पूरे देश में चुनाव लड़ना है, पूरे देश में सरकार बनानी है, इसलिए हमें हाथी ही चाहिए। चुनाव कमीशन ने कहा आपको हाथी क्यों चाहिए, ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो आपको हाथी चाहिए, आप क्यों जिद कर रहे हैं काशीराम जी, आपको हाथी क्यों चाहिए। काशीराम जी ने कहा मुझे हाथी इसलिए चाहिए कि ये मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पार्टी का चुनाव चिन्ह था हाथी, इसलिए मुझे हाथी ही चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे हाथी चाहिए। ये बाबा साहब के बलिदानों का चुनाव चिन्ह हाथी, ये बाबा साहब के सपनों का चुनाव चिन्ह हाथी, ये बाबा साहब की तपस्या का चुनाव चिन्ह हाथी, ये साहब काशीराम जी की तपस्या का चुनाव चिन्ह हाथी, उनके बलिदानों का चुनाव चिन्ह हाथी। सम्मानित साथियों, ये बहन कुमारी मालती जी के चुनाव चिन्ह, सम्मानित साथियों, हाथी, उनकी तपस्या का, उनके बलिदानों का चुनाव चिन्ह हाथी। सम्मानित साथियों, और इस चुनाव चिन्ह हाथी पर ये आपके बीच में है। सम्मानित साथियों, ये महापुरुषों का बलिदान इसमें लगा है, उनकी तपस्या लगी है, उनकी मेहनत लगी है, उनका एक एक क्षण एक एक पल लगा है। सम्मानित साथियों, इस पार्टी को खड़ा करने में ये पार्टी और ये नीला झंडा मेरे बाबा साहब के सपनों का हाथी सम्मानित साथियों आपके बीच में है। इसकी रक्षा करना, इसको आगे बढ़ाना और इसको सम्मानित साथियों सत्ता की कुर्सी पर, उस कुर्सी पर गाड़ना जहां आपके अधिकार मिलेंगे। सम्मानित साथियों, ये आपका फर्ज है, ये आपका फर्ज है, ये हमारा फर्ज है। हम सब मिलकर एक दिन इसको हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में उस कुर्सी पर गाड़ने का काम करेंगे जहां से आपका बंटवारा मिलने का काम होगा। सम्मानित साथियों, आपके अधिकार मिलने का काम होगा। अधिकार समझते हो सम्मानित साथियों, रूंगे में नहीं रहना। ये पार्टी आपको रूंगा देती है, अधिकार नहीं देती। ये पार्टियां अधिकार नहीं दे रही, ये रूंगा देने का काम कर रही हैं। हमें रूंगा नहीं लेना, हमें अधिकार लेना। सम्मानित साथियों, अधिकार समझते हो और रूंगा समझते हो, ये दोनों चीज आपके पास है। सम्मानित साथियों, रूंगा समझते हो क्या होता है, रूंगा समझते हो आप लोग। रूंगा वो होता है सम्मानित साथियों, जब मैं छोटा सा था मेरी माँ कहा करती थी लो बेटा 2 रुपये लाला के पास चले जाओ और 2 रुपये की दाल लेकर के आओ। मैं दौड़ा माँ से 2 रुपये लेकर के अपनी माता से और लाला की दुकान पे जाता था, लाला जी लो 2 रुपये, मुझे दाल दे दो 2 रुपये की तोल करके। लाला जी 2 रुपये की दाल तोलते थे और मेरे हाथ में रखते थे और दूसरा हाथ में आगे करता था, लाला जी रूंगा दे दो। लाला जी को कहता था लाला जी रूंगा दे दो, और लाला जी मूंगफली की गिरी, मरमुरे का दाना, खील बतासा, जो भी अच्छे से अच्छा उसको लगता था, मुझे पटाने के लिए, मेरा दिमाग हैंग करने के लिए वो अच्छे से अच्छा रूंगा मेरे हाथ पर रखता था और मैं रूंगा लेकर के घर चला जाता था दौड़ा। और सम्मानित साथियों, मैं दौड़ा जब घर जाता अपनी माँ को कहता था लो माता जी 2 रुपये की दाल ले आ। मेरी जिम्मेदारी नहीं थी घर में कणक डाल करके दूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी घर में खर्चा चलाऊँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी मैं घर में सामान डाल करके दूँ। सम्मानित साथियों, लेकिन फिर भी मैं 2 घंटे बाद में माता जी को कहता था माता जी कुछ और मंगाना तो बताओ। मैं माता जी को कहता था माता जी कुछ और मंगाना तो बताओ, क्योंकि मुझे रूंगे का लालच था। लाला जी ने मुझे हैंग कर रखा था, मेरा दिमाग ऐसे कैप्चर कर रखा था कि मुझे रूंगे के सिवाय कुछ नजर ही ना आए, इसलिए मुझे रूंगा ही नजर आता था। इसलिए सम्मानित साथियों, मुझे नहीं पता था लाला जी ने 2 रुपये लेकर के 1.5 रुपये की दाल तोल करके दे दी। मुझे नहीं पता था लाला जी ने 2 रुपये लेकर के 1 रुपये की दाल तोल करके दे दी और मेरे ही पैसों में से 5 पैसे का मुझे रूंगा दे दिया और 90 पैसे इसने बचा लिए। ये मुझे मालूम नहीं था, हमें अधिकार का पता नहीं था सम्मानित साथियों। लेकिन जब हमें ज्ञान हुआ, हमें अधिकारों का ज्ञान हुआ, हमें पता चला कि इसने 90 पैसे मेरे में से बचा लिए और 5 पैसे का रूंगा दे दिया। तो सम्मानित साथियों, जब हमें अधिकारों का ज्ञान हुआ और अधिकारों की लड़ाई लड़ते साहब काशीराम जी का लिटरेचर पढ़ के और बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ के और बहन कुमारी मालती जी के भाषण सुन करके हमें ज्ञान हुआ कि अधिकार क्या होते हैं। और जब हमें अधिकार हुआ तो उत्तर प्रदेश में हमने अपनी सरकार बनाई अधिकार लेने के लिए। सम्मानित साथियों, अधिकार लेने के लिए सरकार बनाई, इसलिए हमें अधिकार चाहिए। और वो अधिकार कहाँ मिले?
मिलेंगे? वो अधिकार मिलेंगे आपको चंडीगढ़ की कुर्सी पे। ये नीला झंडा सम्मानित साथियों, नीला झंडा जिस दिन चंडीगढ़ की कुर्सी पे गाड़ दोगे, वहाँ पे लगा दोगे नीला झंडा, ये हाथी लहराएगा जहाँ पे, जिस दिन वहाँ पे गाड़ दोगे उसी टाइम से आपके अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। सम्मानित साथियों, हमें एक विधायक नहीं बनाना, हमें 2-4 विधायक नहीं बनाने, क्योंकि सम्मानित साथियों इसका मतलब अगर हम 4 विधायक यहाँ पे बनाते हैं, मेरा टारगेट कुछ नहीं होता 4 विधायक 2-4 विधायक का। सम्मानित साथियों, मुझे चाहिए सत्ता। 2-4 विधायक का मतलब अगर हम 4 विधायक बनाते हैं तो अपना घर भरेंगे, खुद करोड़पति बन जाएंगे, खुद अरबपति बन जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को करोड़पति बना देंगे। हमारा कार्यकर्ता फिर भी बोका का बोका रहेगा। सम्मानित साथियों, हमारे कार्यकर्ता का कोई लाभ नहीं होगा। हमें चाहिए सरकार में बैठ करके हम लोग अपने कार्यकर्ता के हित की प्लानिंग बना सकते हैं। सरकार में बैठ करके हम लोग अपने कार्यकर्ता के हित की जो सिस्टम है उसको बना सकते हैं। सम्मानित साथियों, में कैसे कैसे फायदा देना है, जो फायदे बहन जी ने अपनी सरकारों में दिए हैं सम्मानित साथियों, ऐसे फायदे हम हरियाणा में देना चाह रहे हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आज संकल्प ले लो कि आज से तैयार हो जाओ और बीड़ा उठा लो इस बात का कि हमें किसी भी सूरत में सरकार बनानी है, खाली विधायक नहीं बनाने हैं, हमें सरकार बनानी है। और ये काम बड़ा नहीं है, मुश्किल जरूर है सम्मानित साथियों, बड़ा काम नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बड़े काम को करेंगे तभी तो नाम होगा। सम्मानित साथियों, हल्का काम तो कोई भी कर लेता है, चटनी तो कोई भी बना दे, चटनी तो कोई भी बना दे, नाम तो उसका है जो सब्जी बढ़िया सी बना दे और नाम हो जाए बहू का, और घी सब्जी बना दे घी। वो एक कहावत है, अगर नाम बड़ी बहू का और घी दाल संवारी घी ने और नाम बहू का, इस तरह की कोई कहावत है सम्मानित साथियों। इसलिए सब्जी बनाना ये कोई आसान काम नहीं है, और अपना नाम भी करना ये बड़ा होशियारी का काम है, हर बहू नहीं कर सकती इस काम को। इसलिए सम्मानित साथियों, जो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने अधिकार देने का काम किया है, बहुत सारे अधिकार हैं जो बहन जी ने देने का काम किया है। सम्मानित साथियों, बहन जी ने अपने शासन में 88,000 शिक्षकों की भर्ती की, 88,000 टीचर वन टाइम में लगाने का काम किया। सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन की जो मैं आपके बीच में कार्य सुना रहा हूँ वो इस प्रकार है। सम्मानित साथियों, ऐसे ही अधिकार हमें चाहिए। सम्मानित साथियों, 88,000 शिक्षकों की भर्ती और 1,41,000 कांस्टेबल की भर्ती, और सम्मानित साथियों 1,08,848 सफाई कर्मी वन टाइम पे लगाए। हर गांव में, हर पिंड में सफाई कर्मी भर्ती करने का काम किया सम्मानित साथियों। और वो भर्ती कैसे की गई? वो भर्ती ऐसे की गई, जब बहन जी ने देखा कि सरकार आ गई हमारी, और अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि जो मेरे अनपढ़ कार्यकर्ता हैं, उनके बच्चे जो अनपढ़ टाइप के हैं, एक पढ़े हो, 2 पढ़े हो, 3 पढ़े हो, या फ्री में साइन करने जानते हो, वैसे ही उन सबके लिए भर्ती तैयार की। सम्मानित साथियों, 1,08,848 भर्ती सफाई कर्मियों की तैयार की। सम्मानित साथियों, और वो कैसे की? बहन जी ने फोल्डर मंगा लिए, और उन फोल्डरों में से जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, सेक्टर अध्यक्ष थे, बूथ के अध्यक्ष थे, उनके बच्चों को उनसे पूछा गया, एक लिस्ट मंगाई, उनसे पूछा गया, लिस्ट तैयार की कि किन के बच्चे 5वीं से कम पढ़े लिखे हुए हैं, कौन कौन सफाई कर्मी में भर्ती होना चाहता है। उस भर्ती में सम्मानित साथियों एक बार पोस्टपोन्ड की, और पोस्टपोन्ड के बीच में समय दिया गया लिस्ट बनाने का, और वो लिस्ट बहन जी के पास गई। सम्मानित साथियों, एक सेक्टर के अध्यक्ष की लेटर पैड में भी सफाई कर्मी भर्ती करने का काम किया गया। सम्मानित साथियों, सेक्टर अध्यक्ष क्या होता है, उसकी भी लेटर पैड चली है। सम्मानित साथियों, जितने कार्यकर्ता थे हमारे छोटे छोटे, उन सबको लगाने का काम किया। सम्मानित साथियों, 2,500 सामुदायिक केंद्र, जिन क्षेत्रों में, जिन गांवों में कभी बहन बेटी की बारात टिकाने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिन क्षेत्रों में, जिन गांव में इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद कोई व्यवस्था नहीं बनी, उन गांव में बहन जी ने 2,500 सामुदायिक केंद्र बनाने का काम किया कि बहन बेटी की बारात टिकने का काम होगा यहाँ पे। और बारात टिकने के बाद सम्मानित साथियों, उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बोर्ड आज भी लगा है उन गाँव में। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम पे यूनिवर्सिटी बांदा में बनाई, 20 जिलों में अम्बेडकर पीजी बनाए। मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाए, और 2195 2195 गांव में
3,332 किलोमीटर लंबी सड़क, जिन गांव में, जिन पिंडों में कचरा कीचड़ रहता था, जिन पिंडों में, जिन गांव में हमारे गलियों में कीचड़ रहता था और गंदा पानी बहता था, कीड़े चलते थे सम्मानित साथियों, उन गांव की गलियां छांटी गई और उनकी गांव की गलियों को छांट करके प्रोसीजर बना गया और एक एस्टीमेट तैयार किया गया सम्मानित साथियों। ऐसी सड़कें 3,332 किलोमीटर लंबी सड़कें बहन जी ने बनवाने का काम किया। ATS का निर्माण किया। ATS एक फोर्स है। जब आतंकवाद बढ़ा सम्मानित साथियों, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते थे, तो बहन जी ने ATS का निर्माण किया। और ATS का निर्माण इसलिए किया केवल कि बलात्कार के जो भी आरोपी, उनको सख्त से सजा मिले। और बहन जी के कार्यकाल में सम्मानित साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे 5 साल में 7 से 12 तक, 2007 से 12 तक एक भी बलात्कार नहीं हुआ। एक भी बलात्कार एक ऐसा हो सम्मानित साथियों, आपको ताज्जुब होगा। दूसरी सरकार भी इस बात की दुहाई देती हैं, दूसरी सरकार भी इस बात की तारीफ करते हैं। कभी कभी तो वो सरकारें, उनके मंत्री अपने मंच पर बहन जी की तारीफ करने लगते हैं, उनको याद ही नहीं रहता हम किस मंच पे खड़े हैं, लेकिन उनके दिल से निकलता है कि बहन जी ने ये काम बहुत अच्छा किया था। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज, और 4 बार की सरकार में एक भी बलात्कार नहीं। संत रविदास जी के नाम पे वाराणसी में एक घाट का निर्माण किया। सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्पिटल का निर्माण किया। SC/ST गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया। 60 साल से ऊपर के सभी गरीबों को पेंशन। और सम्मानित साथियों, BSP की सरकार में गन्ने का रेट किसानों के लिए, गन्ने का रेट हर साल दूसरी सरकारें कभी 5 रुपये बढ़ाती थी, कभी 4 रुपये बढ़ाती थी, कभी 10 रुपये बढ़ाती थी। और बहन जी की सरकार में सम्मानित साथियों 150 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा है। 150। ये किसान भाइयों को समझने की जरूरत है, ये मेरे किसान भाइयों को समझने की जरूरत है, मेरे अपर कास्ट के भाइयों को समझने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, हमारी सरकार को वैसे नहीं कहा जाता सर्वे समाज की सरकार, वैसे नहीं कहा जाता। सर्वे समाज का नारा वैसे नहीं है। बहन जी ने सर्वे समाज के लिए काम किया है, सर्वे समाज के हित में काम करने का काम किया सम्मानित साथियों, तब जाकर नारा दिया है सर्वे समाज के सम्मान में BSP मैदान में। सम्मानित साथियों, वैसे नारा नहीं है, ये सर्वे समाज का हित नियत है इस पार्टी में। सम्मानित साथियों, गरीबों को खेती जमीन के पट्टे, जो जमीनें सरकारी पड़ी थी बहन जी के शासन में, जो जमीनें पूरे प्रदेश में सरकारी पड़ी थी, हम बहन जी ने किसी किसान की ज़मीन छीनने का काम नहीं किया, बहन जी ने किसी की फैक्ट्री छीनने का काम नहीं किया, बहन जी ने किसी की बिल्डिंग छीनने का काम नहीं किया सम्मानित साथियों। लेकिन जो सरकारी ज़मीन पड़ी थी उन पे गरीबों के पट्टे काट करके गरीबों को ज़मीन बांट दी गई सम्मानित साथियों, और गरीब ज़मीन वाले बन गए वहाँ पे सम्मानित साथियों। झुग्गी झोंपड़ी वालों को, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले बहन जी की सरकार में झुग्गी झोंपड़ी वाले सड़क के किनारे या किसी सरकारी ज़मीन पर झुग्गी झोंपड़ी वाले पड़े थे सम्मानित साथियों, उन झुग्गी झोंपड़ी वालों का उसी झुग्गी झोंपड़ी पे और उसी ज़मीन पे 100 रुपये के स्टाम्प पे उनको मालिकाना हक देने का काम किया सम्मानित साथियों। ऐसे झुग्गी झोंपड़ी वाले लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में, जिनको मालिकाना हक दे दिया सम्मानित साथियों। ठेके में आरक्षण दिया सम्मानित साथियों। ठेकेदारी में वैसे तो आरक्षण के लिए हैसियत दिखानी पड़ती है और बड़े बड़े पैसे वाले ही ठेकेदार बन सकते हैं, लेकिन बहन जी ने एक व्यवस्था की, बहन जी ने आरक्षण के तहत एक व्यवस्था की कि 10 लाख तक के ठेके में, 10 लाख तक के ठेके में कोई हैसियत नहीं बनवानी पड़ेगी और पहचान पत्र लेके जा करके अपना, उस टाइम पे आधार कार्ड नहीं चालू थे सम्मानित साथियों, पहचान पत्र ले जा करके एक रिक्शा वाला भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, एक मजदूर भी अपना ठेकेदारी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और उसके पास काम करने के लिए पैसे नहीं थे। 10 लाख तक के ठेके में काम करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत थी। जब काम स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं था तो बहन जी ने एक फार्मूला बनाया सम्मानित साथियों, एक कानून बनाया कि आरक्षित ठेकों में जो 10 लाख तक के ठेके हैं, उन आरक्षित ठेकों में 10% पेमेंट एडवांस दिया जाए और वो अपना काम शुरू करें। ऐसे लाखों ठेकेदार बनाए सम्मानित साथियों। लाखों ठेकेदार ऐसे हैं जो करोड़पति बन गए, जो मजदूर थे, रिक्शा चालक थे सम्मानित साथियों। और रिक्शा चालक ऐसे मजदूर जिनके लिए असले खोल दिए गए, जिनके लिए
लिए हथियार के बंदूक के लेसेस खोल दिए गए। वो बंदूक के लेसेस इसलिए नहीं खोले कि ये किसी को मार काट करेंगे, ये बंदूक के लेसेस इसलिए नहीं खोले गरीबों के लिए कि ये लोग किसी अत्याचार करेंगे, क्राइम करेंगे। ये इसलिए खोले सम्मानित साथियों कि मजदूर भाई के, मेरे मजदूर भाई पे अगर कोई बंदूक का लाइसेंस होगा कि वो कंपनी में जाके किसी फैक्ट्री में जा करके कहीं नौकरी करेगा, 25,000 की या 30,000 की उसको नौकरी मिलेगी, 2,000 की नौकरी नहीं मिलेगी वहाँ पर। इसलिए उनको रोजगार किसी भी स्थिति में कहीं से भी घेर करके, किसी भी पड़ाव पे, किसी भी स्थल से उठा करके सम्मानित साथियों योजना किसी भी तरह की बनाई, गरीबों के हित में योजना बना करके बहन जी ने गरीबों को उत्थान करने का काम किया सम्मानित साथियों। कन्या विद्याधन दिया सम्मानित साथियों। और जो कन्या जन्म लेती थी, जो कन्या जन्म के टाइम पे सम्मानित साथियों जिस महिला के यहाँ जिस घर में कन्या जन्म लेती थी, उस घर में कन्या के जन्म पे सम्मानित साथियों उसकी माता को 10,000 रुपये नगद और उस कन्या का 1 लाख रुपये का बीमा तुरंत होने का काम हुआ था सम्मानित साथियों। तुरंत जो बहन जी के शासन में कन्या हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उन कन्याओं के माताओं से पूछो, उनके घरों में उनके माता पिता से पूछ करके देखो, 1-1 लाख रुपए का बीमा सबका है जो शादी के टाइम पे उनको मिलने का काम होगा सम्मानित साथियों। ये ऐसे काम बहन जी ने किए कि कन्याओं के लिए उत्थान के लिए सम्मानित साथियों, आगे बढ़ने के लिए सम्मानित साथियों ऐसा काम किए। गुरुदास जी के नाम पे जिला बनाया, गौतम बुद्ध के नाम पे जिला बनाया, शहीद उधम सिंह के नाम से जिला बनाया सम्मानित साथियों। महापुरुषों के नाम पे बड़े बड़े पार्क बनाए। अम्बेडकर योजना के माध्यम से गाँव को विकसित किया, ग्राम अम्बेडकर योजना के नाम से ग्रामों को विकसित किया सम्मानित साथियों। और अन्य बहुत सारे ऐसे विकास कार्य जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना, महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, IIT पॉलिटेक्निक स्थापना बुंदेलखंड में, पंचशील बालक इंटर कॉलेज नोएडा में, अम्बेडकर मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में, नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, राजकीय महाविद्यालय, जिला कारागार 19 जिला कारागार, ऐसे बहुत सारे विकास कार्य बहन जी ने करवाने का काम किया सम्मानित साथियों। और ऐसे कार्य आपके यहाँ भी हो सकते हैं, आपके यहाँ भी हो सकते हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग बनाने के लिए पहले जो प्लानिंग बनती थी हमारे पास सम्मानित साथियों, उसके लिए हमें समय लगाना पड़ता था। आज के टाइम में अगर हमारी सरकार आज बन जाए तो सम्मानित साथियों में प्लानिंग में समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से तजुर्बा है और पहले ही दिन से हम लोग अपनी प्लानिंग को गरीबों के हित में बनाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। इसके आगे दूसरी सरकार अब चल रही सम्मानित साथियों। 1990 के बाद आपने 1991 में नरसिंह राव की सरकार देखी, नरसिंह राव के बाद आपने 1996 में सम्मानित साथियों HD देवगढ़ा और 97 में YK गुजराल और 98 में सम्मानित साथियों आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी और 2004 में मनमोहन की सरकार और अब 2014 में सम्मानित साथियों इस देश का सबसे झूठा अगर कोई प्रधानमंत्री है, सबसे झूठा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 14 से अब तक लग रहे हैं आपके बीच में सम्मानित साथियों। और उनके विकास कार्य भी सुन लो भाई, उनके विकास कार्य भी सुन लो। जब हमने अपने बताए हैं तो उनके विकास कार्य भी सुन लो। बहुजन समाज पार्टी के विकास कार्य हमने बताए तो बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ आप लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य भी सुन लो सम्मानित साथियों। बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन माफ किए, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, किसान खुदकुशी कर गया कर्जे में दब करके, मजदूर खुदकुशी कर गया कर्जे में दब करके, और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके लोन माफ कर दिए बीजेपी सरकार ने। नोटबंदी करके अमीरों का जितना काला धन था, कह रहे थे काला धन वापस आ जाएगा, कह रहे थे 15 लाख सबको मिल जाएंगे, 15 लाख, और नोटबंदी करके अमीरों का जो काला धन था वो सफेद करके उनकी तिजोरी में सुरक्षित करने का काम मोदी सरकार जी ने कर दिया सम्मानित साथियों। अडानी और अंबानी को ठेके दिलवाए, जितने भी ठेके दिए गए बड़े बड़े वो सारे के सारे सम्मानित साथियों प्राइवेट में चले गए। और जो सलवार पहनकर भागे थे दिल्ली से, सम्मानित साथियों
ऐसे ऐसे लोगों की नकली दवाई के ठेके पास कर दिए गए जो गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं, उनकी जान लेने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों। ऐसे ऐसे लोगों के, सलवार वाले के लोगों के सम्मानित साथियों। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते थे, लेकिन श्री मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते थे, लेकिन मोदी जी ने क्या करा, उसको जीएसटी से बाहर ही नहीं किया सम्मानित साथियों। अगर जीएसटी से बाहर आज पेट्रोल डीजल हो जाए तो पेट्रोल के दाम 34 रुपये और डीजल के दाम 28 रुपये लीटर हो जाएंगे सम्मानित साथियों। आज हमारी सरकार आ जाए, इसको करके दिखाएंगे सम्मानित साथियों हम लोग। और जानबूझकर जीएसटी से बाहर रखा और ऊपर से फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे अगर कोई उनके खिलाफ कमिट करता है तो वही देशद्रोही कहलाता है, उस पर देशद्रोही का मुकदमा और थोपने का काम करते हैं सम्मानित साथियों। ऐसी सरकार मोदी सरकार, ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मानित साथियों। और नकली डिग्री वाले ऐसे ऐसे काम करे इन्होंने सम्मानित साथियों, ये विकास कार्य देख लो इनके। नकली डिग्री वालों को इन्होंने शिक्षा मंत्री का दर्जा दे दिया, शिक्षा मंत्री पे बिठा दिया नकली डिग्री वालों को सम्मानित साथियों। आपको पता है बहुत कुछ सम्मानित साथियों। जो भी लोकतंत्र की बात को उठाएगा वही देशद्रोही कहलाएगा। और रिलायंस वालों को सम्मानित साथियों इन्होंने ऐसे ऐसे ठेके दे दिए, ऐसे ऐसे टेंडर दे दिए जो सुरक्षा के दृष्टि से इस देश को खतरा है सम्मानित साथियों। देश की सुरक्षा में जो लोग जवान लगाए जाते हैं, ऐसे ठेके भी रिलायंस को देने का काम किया सम्मानित साथियों। जैसे राष्ट्रीय हवाई अड्डे सम्मानित साथियों और पीएमओ ऑफिस, उसकी सिक्योरिटी सारी रिलायंस को दे दी। तेल कंपनियों की सारी सिक्योरिटी रिलायंस को दे दी सम्मानित साथियों। उनके बगैर हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। और बिजली के रेट बढ़ाने के लिए बिजली के कंपनियों की मदद मोदी सरकार कर रही है सम्मानित साथियों। गरीबों को गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गैस पे सम्मानित साथियों। अगर इसी दशा में चलता रहा मामला, इसी हालत में चलता रहा तो सम्मानित साथियों इन 6 सालों में गैस पे बढ़े हैं 400 रुपये। 400 रुपये इन 6 सालों में बढ़ने का काम हुआ है। 400 रुपये सीधे सीधे बढ़े हैं सम्मानित साथियों। और गैस के सिलेंडर जिनको फ्री बांटने की वो दवाई दे रहे थे, उनके घर में या तो उन्होंने सिलेंडर बेच दिए या उन्होंने उस पर फट्टा रख के स्टूल बना लिया मेहमानों के लिए, लो भाई बैठ के चाय पियो। वो खाली सिलेंडर है, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं भरने के लिए सम्मानित साथियों। अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही तो आज के टाइम में सम्मानित साथियों 2024 में अगर यही गलती दोबारा दोहरा दी इस देश ने तो गैस का सिलेंडर 4 के हिसाब से अगर गुणा कर लो सम्मानित साथियों तो आने वाले 2024 के बाद 1600 रुपये का सिलेंडर आपको खरीदना पड़ेगा सम्मानित साथियों। 1600 रुपये का आप ताज्जुब करोगे कैसे लोगे कैसे नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े धनाढ़ लोगों से कि भाई इतनी महंगाई हो गई, अगर उनसे बात करते हैं कि भाई इतना महंगा हो गया बीजेपी सरकार में, आप लोग कुछ क्यों नहीं करते, आप लोग बात क्यों नहीं उठाते, तो वो कहने का काम करते हैं सम्मानित साथियों कि हम तो अगर सिलेंडर 2000 का भी हो गया उसको भी खरीद लेंगे, क्योंकि उनको गरीबों की परवाह नहीं है सम्मानित साथियों। क्योंकि मोदी सरकार उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, गरीबों और किसानों की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही सम्मानित साथियों। इसके बाद शिक्षा के बजट में इतनी कटौती कर दी गई सम्मानित साथियों, 25% शिक्षा का बजट दिया जा रहा है और 75% कटौती कर दी गई। और वो 75% जो पैसा है वो ये लोग चुनाव में लगाने का काम कर रहे हैं, चुनाव में ईवीएम वालों को देने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों। रुपए की कीमत गिर करके जीडीपी पहली बार देश में -5 पर पहुंची। स्वच्छ भारत का नारा देकर ईमानदार अफसरों का सफाया कर दिया सम्मानित साथियों। और सबसे बड़ी कला मोदी जी ने जो सिखाई है वो थूक कर, जो लोगों को कला सिखाई है वो थूक कर चाटने की कला सिखाई है सम्मानित साथियों। थूक लो और उसी को चाट लो, क्योंकि पता नहीं है घंटे में वो कुछ कह दे और दूसरे घंटे में क्या कहने का काम करे सम्मानित साथियों। मीडिया और चुनाव आयोग की मुट्ठी में बंद ईवीएम के सहारे सत्ता हासिल करने वाले मोदी जी ने 3 महत्वपूर्ण काम किए सम्मानित साथियों। 3 महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण काम है ये भी विकास में आते हैं सम्मानित साथियों। धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा और गाय के नाम पर इंसानों को काटा, गाय के नाम पर इंसानों को काटा और हर मुद्दे पर थूक कर चाटा, हर मुद्दे पर थूक के चाटा सम्मानित साथियों। इस तरफ से सम्मानित साथियों हर कोई तड़प रहा है, गरीब तड़प रहा है, किसान तड़प रहा है, ऐसा मजबूर हो गया सम्मानित साथियों कि रोजगार का कोई नाम निशान देश में नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने वाली सरकार
आज की डेट में 14 करोड़ लोग इन 6 सालों में बेरोजगार हो चुके। बीएसएनएल के लोग 80,000 कर्मचारी जबरदस्ती वीआरएस दे दिया, रेलवे बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया सम्मानित साथियों, बहुत सारी ऐसी तेल कंपनियां बेच दी, बहुत सारी ऐसी चीजें सम्मानित साथियों जो आपकी नौकरी को खत्म कर रही हैं। और 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने वाले लोग, मोहन भागवत जी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हम 90 लाख लोगों को सरकार बनने पे रोजगार देंगे। अरे भाई शर्म की तो हद हो। और भाई शर्म की कोई हद होती है? जो लोग 14 करोड़ रोजगार खत्म कर चुके हो, वो लोग कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन गई तो हम 90 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। अरे भाई कोई बेशर्मी की बेहद हो। बेशर्मी, इतनी बेशर्मी कि बेशर्मी भी शर्मा जाए, ऐसी बेशर्मी सम्मानित साथियों, शर्म की कोई बात ही नहीं सम्मानित साथियों। ऐसी भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में सम्मानित साथियों, और इसी कड़ी में सम्मानित साथियों आपके बीच में एक नया मुद्दा चल रहा है इस टाइम किसानों का। किसान भूखमरी की कगार पे है, उनकी कोई सुन नहीं रहा। इसी तरह एक मुद्दा चला था एनआरसी का। एनआरसी के माध्यम से लोगों से सबूत मांगे जा रहे थे। अभी भी वो मुद्दा बीच में टाल दिया गया। इसलिए टाल दिया गया कि जब तक किसानों का मुद्दा चल रहा है तब तक उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखेंगे सम्मानित साथियों। वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ, लोकसभा में उसको रद्द नहीं किया उस कानून को, वो मुद्दा उठा हुआ है। उस मुद्दे को केवल खत्म एक टोकरी में डाल रखा है, और जब ये किसानों का मुद्दा खत्म होगा उस समय उस मुद्दे को उठाने का काम ये लोग करेंगे। एनआरसी का मतलब ये है कि 73 साल पहला हमें रेजिडेंशियल सबूत दिखाना पड़ेगा कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के निवास करने वाले हैं या नहीं। हमें डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। एनआरसी का ये मतलब था सम्मानित साथियों। और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, आसाम में जिस तरह किया इन्होंने शुरू लागू कर दिया था सम्मानित साथियों, वहाँ पे 15 लाख हिंदू भाई भी ऐसे हैं। हिंदू भाई हमारे ये सोच रहे हैं कि ये कानून मुसलमानों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कानून सबके लिए है सम्मानित साथियों, और उन सब के लिए है क्योंकि अधिकारी इनके हैं। जिसको वो चाहेंगे उसको पास करेंगे और जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं करेंगे सम्मानित साथियों। कानून में ऐसा बना दिया है एनआरसी कि सबूत दिखाना पड़ेगा हमारे पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे निवास करने के हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद एक फार्म बना दिया CAA, इन्होंने एक फार्म बना दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक फॉर्म बनाया और उस फॉर्म में उसको भरवाने का काम करेंगे। ये कहेंगे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो CAA का फॉर्म भर दो, और CAA का फॉर्म भरते ही इसका मतलब अगर हमने वो फार्म भर दिया तो समझो एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और उसमें एक कॉलम है कि हम लोग अगर उस चीज़ को उसमें हमने फार्म भर दिया सम्मानित साथियों, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम शरणार्थी हैं। शरणार्थी का मतलब हमें रहने की जगह दे दो, यानी कि हमारे जो मकान हैं इनको आप अपनी लिस्ट में चढ़ा लो कि हम यहाँ के निवासी हैं। और जिस तरह विदेश में होता है सम्मानित साथियों शरणार्थी, उनके पास वोट का अधिकार नहीं होता। और ठीक इसी तरह CAA जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें पहला वार होगा 5 साल के लिए वोट का अधिकार खत्म उन लोगों का जिनको चाहेंगे, उन लोगों का जिनको उनके अधिकारी चाहेंगे सम्मानित साथियों। 5 साल के लिए वोट का अधिकार खत्म। और जब 5 साल के लिए वोट का अधिकार खत्म होगा उस बीच में उस 5 साल में हमारा दिमाग ये हैंग कर चुके होंगे, हम लोग समझ चुके होंगे उस चीज़ को कि हम ये समझेंगे उस टाइम पे कि अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम भारत में रहने के काबिल हैं, हम भारत में कुछ अपना घर बना रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, तो इतना ही बहुत है बस। हम ये समझ जाएंगे सम्मानित साथियों। उसके बाद 5 साल के बाद कभी भी वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा आप लोगों को सम्मानित साथियों। इसलिए आप लोगों को समझना होगा, आज किसानों के साथ रहना होगा सम्मानित साथियों। बहुत सारी सिस्टम ऐसे हैं जो मीडिया भी आज हमारी बात कम लिखने का काम कर रही है। मीडिया वाले जितने भी हमारे बंधु हैं, भाई माफ़ी चाहूँगा मैं इन शब्दों के साथ आपको, उन मीडिया के लोगों कह रहा हूँ सम्मानित साथियों। 5 उंगली एक सार नहीं होती, 5 उंगली एक समान नहीं होती। बहुत सारी उंगलियाँ हमारा काम करने का भी काम करती हैं। बहुत सारे प्रेस के बंधु, बहुत सारे मीडिया के बंधु वो बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंतित भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया के बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि इन लोगों ने केवल जैसे कि राम मंदिर, लव जिहाद, घर वापसी, गोमांस, गोरक्षा, ऐसे ऐसे मुद्दे सम्मानित साथियों
अच्छे दिन, मन की बात, सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक, नोटबंदी, जीएसटी, काला धन और झूठा ड्रामा करके आम आदमी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको ताक पर रख करके इन लोगों ने केवल झूठा ड्रामा टीवी पे चलाने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज किसान का मुद्दा कहाँ है? किसान के मुद्दे पे ना तो अन्ना हजारे बोल रहे हैं, ना रामदेव बोल रहे हैं। और सम्मानित साथियों, हो सकता है मोदी जी थोड़े से दिन बाद बंगाल से निपटने के बाद रोने के लिए झूठे आंसू भी बहाने का काम कर दें, ये भी हो सकता है सम्मानित साथियों, क्योंकि ड्रामेबाज कुछ भी कर सकता है, बाजीगर लोग कुछ भी कर सकते हैं और मीडिया उनका साथ देने का काम कर रही है। सम्मानित साथियों, मीडिया को आज भीख मांगते हुए, भीख से बिलखते हुए हमारे बच्चे नहीं दिख रहे, फुटपाथ पर सोते हुए हमारे बच्चे नहीं दिख रहे, गरीबों के बच्चे नहीं दिख रहे। सम्मानित साथियों, आत्महत्या करते हुए कोई किसान, कोई जवान नहीं दिख रहा। सम्मानित साथियों, उनके प्रति कोई सहानुभूति करता हुआ टीवी पे कोई बहस करते हुए नहीं दिखता। सम्मानित साथियों, नौजवानों के हक में रोजगार के बारे में कोई प्रेस मीडिया बात उठाने का काम नहीं करती। हाई एजुकेशन स्कॉलरशिप पर बहस होते हुए कोई मीडिया में, टीवी में कहीं कोई जिक्र नहीं देखते। सम्मानित साथियों, क्या इसी को रोजगार, इसी को मीडिया कहते हैं? सम्मानित साथियों, क्या आपने कभी किसानों के बहते हुए दर्द को, उनके बहते हुए आंसुओं को देखने का काम किया है टीवी पे? सम्मानित साथियों, बल्कि उल्टा ये कहते हैं किसान लोग तो वहाँ पे पिकनिक मनाने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं किसान पिकनिक मना रहे हैं। अरे भाई, इतने सैकड़ों लोग किसान मर गए, आपकी आंखें जरा सी नम नहीं हुई? अरे शर्म करो भाई, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, ऐसी शर्म करो कम से कम। भले आदमी थोड़े बहुत तो उनके ऊपर तरस खाओ। मेरा किसान, हमारा किसान भाई जो इस देश को रोटी खिलाने का काम करता है, पेट की भूख शांत करने का काम करता है, पेट की आग को ठंडी करने का काम करता है, ऐसे किसान भाई, ऐसे मेरे अन्नदाताओं के साथ तो कम से कम उनका साथ तो दे दो। लेकिन उनका साथ भी नहीं देना। चाटुकारी मीडिया इन 6 सालों में बड़ी चतुराई से भ्रमित करने का काम मीडिया कर रही है। सम्मानित साथियों, चाटुकारिता की दौड़ में सबसे आगे तेज निकलने की होड़ में ये मीडिया एजेंडा विकास का जो इनके सामने से गायब हो चुका है। सम्मानित साथियों, नशाखोरी में बचपन, खुदकुशी करता जवान, आत्महत्या करता हुआ किसान, बदहाली में मुल्क, यह सब मीडिया को नहीं दिखता। सम्मानित साथियों, मीडिया ने खबरों की परिभाषा ही बदल दी। मीडिया ने खबरों की परिभाषा ही बदल दी। खबरें देश को तरक्की की ओर ले जाने का काम करते थे। कभी छोटा सा काम गलत होता था तो खबरें दिखाने का काम करते थे, अखबारों में बड़े बड़े फ्रंट पे पेज लिखने का काम करते थे। और जब किसी गरीब के ऊपर अत्याचार होता था, जब बलात्कार होता था, पहले मीडिया ऐसी थी जो अखबारों में एकदम से छापने का काम करते थे और पूरे देश को उसका पता लगता था, सच्चाई बताने का काम करते थे। सम्मानित साथियों, लेकिन आज की मीडिया पाखंडों के नाच में, सम्मानित साथियों, उद्योगपतियों के उस चश्मे के नीचे छिप चुकी है कि सम्मानित साथियों, उद्योगपति के चश्मे से देखने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज चीख का सौदा और दर्द की गोली लगने लगी, राष्ट्रवाद बिकने लगा। सम्मानित साथियों, ईमान धरती पर रोंदा जा रहा है, इंसानियत हैवानियत में तब्दील हो चुकी है, बिरादरी के हिसाब से नफरतें तय की जाती हैं, दाढ़ी में आतंक और मूंछों में जाति और कपड़ों में धर्म की बू आने लगी। सम्मानित साथियों, ऐसी सरकार चलने लगी, ऐसे लोग अगर सरकार चलाएंगे सम्मानित साथियों, तो एक दिन क्या होगा? जब बेरोजगारी चरम सीमा पर जाएगी, जब हमारे बीटेक बच्चे, जब हमारे पॉलिटेक्निक बच्चे, जब हमारे पीएचडी बच्चे बेरोजगार रहेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो उसका अंत क्या होगा? सम्मानित साथियों, वो किस दिशा में जाएंगे? वो जाएंगे क्राइम की ओर। और जब ऐसी सेना ज्यादा तैयार हो जाएगी, फिर क्या होगा? देश में अंदर क्या होगा? सम्मानित साथियों, ऐसी फूट डालने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि तराई मच जाए और देश में ऐसी असुरक्षा की सिस्टम बन जाए। सम्मानित साथियों, ऐसी सुरक्षा की भावना बन जाए कि दो लोग एक जाति वाला एक दूसरी जाति पे विश्वास ना करे, धर्म वाला दूसरे धर्म पे विश्वास ना करे। ऐसा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी इस टाइम बनाने का काम कर रही है। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए, मेरे ख्याल 1 घंटा तो हो गया होगा भाई, सम्मानित साथियों, ऐसी सरकारें, मैं ये नहीं कहना चाहता सम्मानित साथियों कि हमारे जितने भी वक्ता हैं
जितने भी हमारे स्टेट के लोग हैं और जिम्मेदार साथी सामने बैठे हैं, बहुत सारे लोग कैडराइज हैं, बहुत सारे लोग मिशन पे चलने वाले हैं और बहुत सारे लोग ईमानदारी से चल करके इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सब की एक ही निशाना है, हम सबका एक ही टारगेट है कि हम किसी तरह सत्ता में दाखिल हो जाएं सम्मानित साथियों। लेकिन उसका फार्मूला सम्मानित साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग जब भी मंच पर चढ़े, हमारा कोई भी सदस्य, कोई भी नेता, कोई भी हमारा लीडर मंच पर भाषण देने जाए, बस एक बात का ध्यान रखना सम्मानित साथियों। हमारे लीडर क्या करते हैं कि मंच पर चढ़ने के बाद हम लोग मंच पर चढ़ने के बाद बात शुरू करते हैं, बाबा साहब से बात शुरू करते हैं, साहब काशीराम जी से, और चलते चलते बहक जाते हैं और चढ़ जाते हैं देवी देवताओं के ऊपर। हम चढ़ जाते हैं देवी देवताओं के ऊपर सम्मानित साथियों। हमें ये बात नहीं करनी, हमें किसी देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी। अगर सरकार बनानी है सम्मानित साथियों, हमें सर्वे समाज को साथ लेकर चलना है, हमें बैकवर्ड को साथ लेकर के चलना है, हमें प्रकाश को भी साथ लेकर के चलना है, हमें दलित समाज के साथ साथ एक ताकत बनाकर चलना है सम्मानित साथियों। हमें किसी पे टिप्पणी नहीं करनी। अगर आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मान रहे हैं, कौन मना कर रहा है आपको? माने। अगर कोई देवी देव का मान रहा है तो देवी देवता को माने, हम उसको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते सम्मानित साथियों। हमें तो राजनीति के फ्रंट पे उनको एक मुश्त सामने लाना है सम्मानित साथियों, और एक करके अपने साथ बिठा करके, अपने साथ बगल भर के, कंधे से कंधा मिला करके उनको साथ ले जा करके अपनी सरकार तैयार करनी है सम्मानित साथियों। किसी पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं नास्तिक हूँ, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मैं आस्तिक हूँ। मैं आस्तिक नहीं हूँ और ना ही मैं नास्तिक हूँ सम्मानित साथियों। हम लोग ना आस्तिक हैं और ना ही हम नास्तिक हैं। हम लोग क्या हैं फिर? हम वास्तविक हैं। हम वास्तविक हैं सम्मानित साथियों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास करने वाले हम लोग वास्तविक लोग हैं। हम वास्तविक चीज़ों पर विश्वास करते हैं, बुनियादी तथ्यों पर हम लोग विश्वास करने वाले हैं। इससे सिवाय हम कुछ नहीं मानते सम्मानित साथियों। इसलिए जय भीम और जय भारत का नारा ये साहब काशीराम जी ने ऐसे नहीं दिया। जय भीम का मतलब ये वैसे नहीं है कि हमने फॉर्मेलिटी में जय भीम कर लिया, हमने फॉर्मेलिटी में जय भारत कर दिया। फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है बात की सम्मानित साथियों। इसका अर्थ समझो। जय भीम का मतलब अपने महापुरुषों को जिंदा रखना, उनके इतिहास को जिंदा रखना, अमर रखना, उनको मरने नहीं देना, उनको जिंदा रखना सम्मानित साथियों। ये जय भीम का मतलब है। और जय भीम का मतलब सम्मानित साथियों, अगर इस पर चलने का काम करते हैं, उनको इतिहास को, उनके लिटरेचर को, उनके इतिहास को और उनके तपस्या को, त्याग को आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो जय भीम क्या करो। और सम्मानित साथियों, फॉर्मेलिटी के मतलब से जय भीम नहीं है। अगर आप जय भीम के साथ जय भारत जोड़ेंगे तो जय भारत का मतलब है भारत पर विजय पाना, भारत पर विजय पाना। ये मतलब जय भीम और जय भारत का है सम्मानित साथियों, फॉर्मेलिटी नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, गुटों में ना बट करके, अगर कोई मेरा रुस्सा हुआ साथी घर बैठा है किसी जिले में, किसी विधानसभा में, किसी बूथ पर या किसी घर में, किसी गली में, अगर कोई रुस्सा हुआ साथी हमारा बैठा है सम्मानित साथियों, उसको मनाने का काम करें। अगर किसी आपसे नहीं मान रहा, हमारे विधानसभा के प्रधान को ले जाएं, उससे भी नहीं मान रहा जिले के अध्यक्ष को ले जाएं, अगर उससे भी नहीं मान रहा, हमारे जो स्टेट की टीम है, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, उनको ले जाने का काम करें, उनको मनाने का काम करें, मिशन में चलने का काम करें सम्मानित साथियों। अगर उनसे भी नहीं मान रहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनको ले जाने का काम करें। अगर उनसे भी नहीं मानता तो मैं अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके घर जाऊंगा सम्मानित साथियों, उनको मनाने का हम लोग काम करेंगे। एक एक भाई के घर जाएंगे, अगर कोई घर हमारे बुलाने से नहीं आएगा, उसके घर दस्तक देने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। लेकिन उसको मिशन में चलने का आह्वान करेंगे सम्मानित साथियों। और मिशन में हम लोग इस तरह से सब लोग अगर मिल करके, एक दूसरे को मिला करके, एक दूसरे के गिलवे शिकवे खत्म करके हम लोग मिल करके काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर सम्मानित साथियों, सत्ता का दरवाजा, सरकार का दरवाजा बहुत आसानी से खुलने का काम होगा सम्मानित साथियों। हो सकता है हमारी लड़ाई आपसी हो, कोई मतभेद व्यक्तिगत हो। अगर कोई मतभेद व्यक्तिगत है तो उसको शादी में ना बुलाओ, उसको जन्मदिन में ना बुलाओ, अपने बच्चे के बर्थडे में ना बुलाओ, अपनी बेटी की शादी में ना बुलाओ। अगर कोई व्यक्तिगत मतभेद है, लेकिन हमारा टारगेट मिशन का है, हमारा टारगेट सत्ता का है, हमारा टारगेट सरकार का है सम्मानित साथियों। सरकार का टारगेट उन सब का है जो रूठे बैठे हैं उनका भी, और जो नहीं बैठे उनका भी सम्मानित साथियों। जब टारगेट एक है तो सम्मानित साथियों, दुश्मनी किस बात की। अगर अपने बच्चे की शादी में ना बुलाते कोई बात नहीं है, लेकिन मिशन में चलने के लिए उनको बुलाने का काम करो सम्मानित साथियों। सब मिलकर आगे चलने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। इसलिए
पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोग। मैं कहता हूँ वैसे तो नारा देते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। शिक्षा उससे बाबा साहब ने दिया है, और बाबा साहब के इस दिए हुए नारे को सम्मानित साथियों हम जाया नहीं कर सकते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सम्मानित साथियों, ये सवाल है हमारा भारतीय जनता पार्टी से कि शिक्षा उस शेरनी का दूध जब उनको पता चला, भारतीय जनता पार्टी की समझ में आया, मनुवादी लोगों को समझ में आया, मनुवादी लोगों और आरएसएस की समझ में जब ये आने लगा, शिक्षा से जब ये लोग बढ़ने लगे, दलित समाज के लोग, गरीब लोग शिक्षा से बढ़ने लगे, रोजगार पाने लगे, पीएचडी करने लगे, डीएम बनने लगे, कमिश्नर बनने लगे, तो उनको ये एहसास हुआ कि एक दिन ये तो सारे ही लोग भारत पर शासन करने लग जाएंगे, ये तो सारे ही रोजगार पे लग जाएंगे और सारे उद्योगपति बन जाएंगे। तो सम्मानित साथियों, उस शिक्षा को महंगा कर दिया, प्राइवेट में कर दिया, एक बच्चे की महीने की फीस 10-10 हज़ार रुपये कर दी। और शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा, लेकिन वो शेरनी का दूध महंगा कर दिया। सम्मानित साथियों, गाय भैंस खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, शेरनी का दूध हम कैसे पिएंगे सम्मानित साथियों। इसलिए हमें गहराई से विचार करना पड़ेगा, हमें गहराई में जाना पड़ेगा सम्मानित साथियों, बड़ी गहराई से इसको समझो, समझने की जरूरत है, और अपने बच्चों में इस चीज को उतारो। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो गया पद पे, और वो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है, और वो बूढ़ा हो गया, उसको चलने की थोड़ी हिम्मत कम हो गई, तो कम से कम सम्मानित साथियों वो खुद ही सबते ही अपने आप उस पद को छोड़ करके किसी नौजवान को लाने का काम करे, और उस पद पे नौजवान को दौड़ाने का काम करे सम्मानित साथियों, अपना तजुर्बा देने का काम करे, और नौजवान का घोड़ा उसकी चारों टांगे दौड़ाने का काम करे, उसकी ताकत लेने का काम करे, तब मिशन दौड़ने का काम होगा सम्मानित साथियों। इस तरह से मिशन आगे चलेगा। और सम्मानित साथियों, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं भाई आरक्षण खत्म हो रहा है, चिल्लाते हैं खाली बैठे हुए, घर में बैठे चिल्लाते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, पैग लगाते रहते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं भाई आरक्षण खत्म हो रहा है, चलो भाई कुछ करते हैं, हमारे वो बच्चों का रोजगार खत्म हो रहा है, चलो भाई कुछ करते हैं। और जब उनके पास हम लोग जाते हैं, 20 साल के युवक के पास में गया, मैंने कहा भाई मिशन में काम करो, बाबा साहब का मिशन है। उसने कहा साहब मेरा तो अभी पढ़ाई का टाइम है, मैं अब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद मैं मिशन में काम करूंगा। हम लोग 25 साल के व्यक्ति के पास गए, 25 साल के व्यक्ति ने कहा साहब मेरी अभी नौकरी लगी है ताजी, उसके बाद जब मैं सेटल हो जाऊंगा फिर मिशन में समय देने का काम करूंगा। हम 30 साल के व्यक्ति के पास गए, 30 साल के व्यक्ति ने कहा साहब मैं अभी मेरी नौकरी लगी है और मैंने मेरी एक शादी हुई नहीं, अभी मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ, जब मैं सेटल हो जाऊँगा उसके बाद मैं मिशन में समय देने का काम करूँगा। उसके बाद आगे चले, 35 साल के व्यक्ति के पास गए, 35 साल के व्यक्ति ने कहा साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 महीने का, 1 साल का, अभी मैं थोड़े से इनको ये बड़े से हो जाए, जब ये बड़े हो जाएंगे थोड़े से फिर मैं मिशन में समय देने का काम करूंगा। हम 40 साल के व्यक्ति के पास गए, 40 साल के व्यक्ति ने कहा साहब मेरे बच्चों का एडमिशन हो चुका है, मैं इन बच्चों के लिए एक छत बना लूँ, इनके पास घर नहीं है, मुझे उतनी तनख्वाह नहीं मिलती, मैं थोड़े थोड़े जोड़ करके इसमें से ही एक छत बनाकर इनके पास एक कोठी बंगला छोड़ दूँ ताकि इनके ऊपर छत हो जाए, फिर मिशन में समय देने का काम करूंगा। हम 45 साल के व्यक्ति के पास गए, हमने कहा आपने तो भाई छत बना ली, आपने तो कोठी बंगला बना लिया, अब तो आपको कोई चिंता नहीं है, अब आप समय देने का काम करो। उसने कहा साहब जो मैंने कोठी बंगला बनाया है इसमें लोन लिया है मैंने अपनी नौकरी पे, और लोन उतारने का काम कर रहा हूँ, मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा है, मेरे पास समय नहीं बचता। जब उसके पास समय नहीं बचता सम्मानित साथियों, हम आगे चले गए, फिर 50 साल के व्यक्ति के पास गए। 50 साल के व्यक्ति ने कहा साहब मेरे बच्चों की बोर्ड की परीक्षा चल रही है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, इनको मुझे समय देना पड़ रहा है, रात को पढ़ाना पड़ रहा है और मेरे पास समय नहीं बचता। हमने सोचा सीधे 60 साल के व्यक्ति के पास चलो। 60 साल का व्यक्ति रिटायर हो गया, हमने रिटायर व्यक्ति से पूछा साहब आपको तो पेंशन भी मिल रही है, आपको तो आप रिटायर भी हो गए, आपके बच्चों की नौकरी भी लग गई, और बाबा साहब के मिशन में आप काम करने का काम करो, समय देने का काम करो। उसने कहा साहब मेरा बहुत मन था बाबा साहब के मिशन में काम करने का, बहुत मन था मेरा काम करने का, लेकिन क्या करूं साहब मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा, मैं चलने लायक नहीं रहा। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा क्या बहानेबाजी से होगा पूरा? ये बहानेबाजी से पूरा होने वाला नहीं है, खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। ताश खेल खेलते चिल्लाते हैं, अगर किसी को ये कहते हैं मीटिंग हो रही बहुजन समाज पार्टी की, वो कहता है एक ताश की बाजी खेल लूँ, वो कहता है एक ताश का पत्ता खेल लूँ, उसके बाद चलूंगा, इस तरह करते करते वो कहीं बाजी खेल लेता है और शाम
शाम तक वहीं टाल देता है, लेकिन मिशन में अब भाषण सुनने या मिशन में मीटिंग में आने का काम नहीं करता। सम्मानित साथियों, बानने बाई से कुछ नहीं होने वाला, कुछ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा सम्मानित साथियों। इसलिए बहुत ज़्यादा ना कहते हुए सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को यही समाप्त करने की कोशिश करूंगा। सम्मानित साथियों, केवल एक बात कहना चाहूँगा, एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सम्मानित साथियों, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बैठते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के साथ, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, सम्मानित साथियों, ऐसी अपेक्षा उम्मीद के साथ आशा करता हूँ कि आप हरियाणा के लोग भाई मेरी पहले जय भीम लेकर के, स्वाद लेकर के, जय भीम का और जय भारत का इस नारे की लाज रखेंगे। सम्मानित साथियों, इस नारे की लाज रखेंगे। और मेरे छोटे से मुझ जैसे तुच्छ कार्यकर्ता, क्योंकि मैं प्रभारी पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा का हो सकता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता आप जैसा हूँ। सम्मानित साथियों, आप जैसे भाइयों के साथ मैं आपके ताल में ताल मिला करके चलने की कोशिश करूँगा। सम्मानित साथियों, और कोई त्रुटि हो जाए, अगर कोई गलती हो जाए, तो मुझे चुपचाप मेरे भाई के कान में कहने का काम करना। सम्मानित साथियों, मैं सुधारने का काम करूँगा और आपके बीच में वादा करता हूँ, सत्ता यहाँ पर हासिल करवा करके जाऊँगा। सम्मानित साथियों, जय